नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सिंपल लॉजिकल लर्निंग में। लोगों को डॉक्यूमेंट्स के प्रति एलर्जी रहती है और इसीलिए कॉमन सा ये सवाल पूछा जाता है कि हमें इनकम टैक्स में पेपर को कितने समय तक संभाल कर रखना है, जिससे कि जब इनकम टैक्स से कोई इंक्वायरी आए तो हम उसको दिखा सकें, बता सकें, हम अपनी बात रख सकें। और इसीलिए आज हम चर्चा करेंगे पेपर के रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, कब तक रखने हैं, और उसके साथ साथ इनकम टैक्स में नोटिस कितने समय तक आ सकती है और उसके बेसिक क्या क्या कारण हो सकते हैं। आज की चर्चा बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है, अंत तक जुड़े रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत सारे सवालों के जवाब आज मिलने वाले हैं। तो बुक्स मेंटेन करने के लिए या रिकॉर्ड्स इनकम टैक्स में रखने के लिए आज हम पूरी डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट्स रखा क्यों जाता है। हमारे मन में ये सवाल होता है कि डॉक्यूमेंट्स आखिर रखने क्यों हैं। देखिए, इसको अगर हम कंपेयर करें, हम अगर फ़्लाइट से ट्रैवलिंग करते हैं या ट्रेन से ट्रैवलिंग करते हैं, आपने देखा होगा जब आप ट्रेन से ट्रैवलिंग करते हैं आपको कोई पूछता नहीं है, आप ट्रैवल करो। आप जब जाते हैं ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग आपको टीसी सवाल पूछते हैं, आपको टिकट बताने को कहते हैं, आप टिकट बताते हैं। जबकि फ़्लाइट में क्या होता है, आप फ्लाइट में बैठें उनसे पहले ही आपको बहुत सारे वेरिफिकेशन हो जाते हैं, आपकी टिकट्स, आपकी वीज़ा अगर फ़ॉरेन वगैरह, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही आपके देखे जाते हैं और उसके बाद आप फ़्लाइट में जाते हैं। फ़्लाइट में फिर दोबारा कोई आपको टिकट के बारे में नहीं पूछता है, क्योंकि वहाँ पर एंट्री बैरियर है। वहाँ पर आप एंटर होते हैं उसके पहले ही आपके पेपर्स वेरीफाई हो जाते हैं। जबकि ट्रेन में क्या होता है, चढ़ने में आपको कोई पूछता नहीं है जब आप ट्रेन में एंटर होते हैं, पर उसके बाद आपसे टिकट मांगा जाता है, उसको वेरीफाई किया जाता है। वहाँ पर एंट्री बैरियर नहीं है। सिमिलरली जब अब इनकम टैक्स की बात करते हैं, इनकम टैक्स में क्या होता है, हम जब अपना रिटर्न फाइल करते हैं, फाइल करने के समय पर हमें कोई नहीं पूछता कि आपने क्या सब कुछ ठीक दिखाया है, कहीं कमी तो नहीं रह गई। नहीं, आप जो भी जैसा भी रिटर्न भरते हैं डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर लेता है, वहाँ पर कोई वेरिफिकेशन पहले नहीं होता है। और इसीलिए आप देखेंगे जब आप टैक्स भरकर रिटर्न फाइल करते हैं उसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहा जाता है। माने हमने अपने हिसाब से ही असेस कर लिया, हमने देख लिया और हमें लगा कि ये ठीक है और हमने रिटर्न अपलोड कर दिया, और इसीलिए वहाँ पर ईजिली आप रिटर्न फाइल कर दो। बाद में जब इनकम टैक्स उसको वेरीफाई करना चाहता है तब आपसे पेपर देखेंगे, तब आपसे पूछा जाता है, आपको पेपर को दिखाना होता है। तो एंट्री बैरियर नहीं है, इसीलिए हमें डॉक्यूमेंट्स रखने होते हैं, क्योंकि बाद में ही डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करता है। तो रिकॉर्ड क्यों रखने हैं, क्योंकि वहाँ पर इजीली रिटर्न फाइल करना है, हम ही अपने हिसाब से रिटर्न फाइल कर देते हैं, इसीलिए पेपर रखना आवश्यक है, क्योंकि बाद में उसको वेरीफाई किया जाता है। तो सवाल होता है कि भाई मेंटेन तो करने हैं, तो क्या हमें रखना क्या है, कौन से पेपर, कौन से डॉक्यूमेंट्स को हमें संभालना होगा। जब हम इनकम टैक्स को पूछते हैं कि भाई बताओ कौन से पेपर रखने हैं, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है। एक है कि आपको कहा जाए कि आपको कौन से पेपर रखने हैं, वो लिस्ट दे दिया जाए, और दूसरा है कोई लिस्ट ना दिया जाए। तो यहाँ पर दो कैटेगरी इनकम टैक्स में है। ऐसा भी है कि कुछ प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि भाई आपको ये रखना है और बाकियों के लिए नहीं किया गया है, तो उसके लिए क्या रखना है हम देखते हैं। सबसे पहले प्रिस्क्राइब की कैटेगरी देखें, किसके लिए। इनकम टैक्स में एक सेक्शन है, सेक्शन 44A AA, वहाँ पर, और उसके साथ रूल 6F, वहाँ पर जो प्रोफेशनल्स हैं जैसे लीगल, मेडिकल, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, उन सब के लिए गवर्नमेंट ने लिस्ट बना कर दे दी कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। वैसे तो इनकम टैक्स में कहा गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट रखने होंगे CBDT माने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स बता देगा, लिस्ट कर देगा। आज तक के रिकॉर्ड में उन्होंने सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए ही प्रिस्क्राइब किए हैं, उसमें फिल्म आर्टिस्ट भी आ गए, तो इनके लिए तो प्रिस्क्राइब कर दिया गया है और उनको बता दिया गया है कि आपको कौन सा मेंटेन करना है। आपको कैश बुक रखनी है, आपको जर्नल रखनी है, आपको लेजर रखना है, बिल्स, रिसिप्ट वगैरह। उन्होंने उनके लिए लिस्ट बना दी कि आपको ये पेपर्स रखने हैं। पर उनके अलावा सामान्य बिजनेसमैन से लेकर
जो व्यक्ति रिटर्न फाइल करता है जहाँ कैपिटल गेन की और बहुत सारी दूसरी इनकम उनकी है, उनके लिए कोई भी रिकॉर्ड्स या बुक्स मेंटेन करने को नहीं कहा गया है। तो क्या करेंगे, उनको क्या रखना है, क्या मेंटेन करना है? तो बाकी जितने भी लोग हैं जिसकी या तो बिज़नेस इनकम है, कोई बिज़नेस चलाता है या और कोई भी इनकम है, उनके लिए एक स्टेटमेंट में सरकार ने कह दिया है कि आप ऐसे पेपर रखो, ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसी बुक्स रखो जो असेसिंग ऑफिसर को आपकी इनकम कैलकुलेट करने में हेल्प कर सके, उनको आपकी इनकम कैलकुलेट करने में काम आए। वो सारे पेपर रखने हैं, कोई लिस्ट, कोई स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट नहीं बताया गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी इनकम हमने जो रिटर्न में बताई कि मेरी XYZ इनकम है, तो वो कैसे आई, आपकी इनकम, अगर आपने कोई खर्चे लिए हैं तो वो कौन से खर्चे हैं, उसके लिए जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफिसर को हेल्प कर सकें वो सारे मेंटेन करने। तो दो कैटेगरी है, एक प्रिस्क्राइब, तो प्रोफेशनल्स के लिए ही बताया गया है, लीगल, आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स एट्सेट्रा, डॉक्टर्स वगैरह, और बाकी सारे इवन बिजनेसमैन से लेकर बाकी जितनी सारी इनकम है उसके लिए कोई स्पेसिफाइड बॉक्स नहीं है। उनके लिए असेसिंग ऑफिसर को जब उनको इनकम वेरीफाई करनी है तो हेल्प करने के लिए जो भी आप डॉक्यूमेंट रख सकें, सारे पेपर्स को रखने हैं। अच्छा, पेपर रखने तो है, लेकिन कितने समय तक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार लोग पूछते हैं कि कितने से, और ख़ास करके महानगरों में, मुंबई जैसे शहरों में स्पेस की वैसे भी कमी है, तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको डिस्पोज किया जाए। तो ये सारे पेपर्स जो भी रखने हैं कितने समय तक हमें संभालने पड़ेंगे। तो इनकम टैक्स की जहाँ तक बात है, इनकम टैक्स में कोई स्पेसिफाइड सबको कवर किया जाए ऐसा कोई स्पेसिफाइड सेक्शन नहीं है। तो हम देखते हैं अलग अलग सेक्शन को ध्यान में रखते हुए हमें मैक्सिमम कितने पीरियड तक रखने होंगे ताकि हम कभी भी नोटिस आए तो हम उसका रिप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले जो हमने आगे देखा था कि एक सेक्शन है जो प्रिस्क्राइब करती है कि ये डॉक्यूमेंट रखने हैं, या फिर बता देती है कि आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स रखने हैं जो इनकम टैक्स ऑफिसर को हेल्प कर सके। तो उसमें उन्होंने कह दिया है कि आपको 7 साल तक पेपर रखने हैं, 7 इयर्स। एग्जाम्पल देखेंगे हम आगे। तो सरकार ने बुक्स जो बिजनेसमैन है या प्रोफेशनल्स हैं जो बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस की इनकम है जिसकी, उनके लिए एक पीरियड बता दिया 7 वर्ष। तो ये एक पीरियड हमें ध्यान में रखना है, ये बिजनेसमैन के लिए है। बाकी की इनकम है तो वहाँ पर हम आगे देखेंगे और क्या ऑप्शंस दिए गए, पर जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए ये मिनिमम पीरियड है 7 इयर्स। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए 7 इयर्स, किन के लिए, जो बिज़नेस करते हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए। अभी इनकम टैक्स में असेसमेंट के लिए 2 प्रोविज़न है, एक सेक्शन 149 और दूसरी है 143। ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि 143 है वो किसी को भी आ सकती है, जो भी व्यक्ति रिटर्न फाइल करता है। इनकम टैक्स जब उनके डेटा को वेरीफाई करना चाहता है तो वो नोटिस भेज सकता है। और दूसरी 149 है जहाँ पर वैसे तो सबको आ सकती है, पर साथ साथ ये तभी आएगी जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कोई स्पेसिफिक आपकी इन्फॉर्मेशन हो, उनको कहाँ से कहीं से पता चला हो कि आपने कुछ न कुछ कंसील किया हुआ हो। यहाँ पर किसी को भी आ सकती है पर इन्फॉर्मेशन बेस। और दूसरा है सबको इन्फॉर्मेशन हो या ना हो, सरकार रेंडमली भी चेक कर सकती है। तो ये 2 पॉसिबिलिटी हैं, 2 असेसमेंट हो सकते हैं, 2 सेक्शन के लिए। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पीरियड सेक्शन 149 में कहा गया है, वहाँ पर कितने समय तक हो सकता है समझने का प्रयास करेंगे। एक है कि 4 वर्ष के अंदर तक आपको आ सकती है, आपने रिटर्न फाइल किया उसके 4 साल के अंदर आपको नोटिस आ सकती है। और दूसरा है 11 वर्ष तक, 11 इयर्स तक आपको नोटिस आ सकती है। क्या डिफरेंस है दोनों में? 4 इयर्स तक उसी केसेस में नोटिस आएगी जब डिपार्टमेंट के पास इन्फॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए, विदाउट इन्फॉर्मेशन वो आपको नोटिस नहीं भेज सकता। पर यहाँ पर कंडीशन क्या है कि आप डिपार्टमेंट को जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें अगर 50 लाख से कम इनकम आपकी कंसील हुई है तब आपको 4 वर्ष के अंदर ही नोटिस आ सकती है, उसके बियॉन्ड आपको नोटिस नहीं आ सकती। फॉर एग्जांपल, आपका रेंट का इनकम है,
आपने वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाया, आपका इनकम है 10 लाख रुपए, और डिपार्टमेंट को कहीं से पता चला कि आपके रिटर्न में रेंट की इनकम बतानी रह गई थी और आपकी इनकम 10 लाख थी, तो ये 4 वर्ष के अंदर ही नोटिस आ सकती है। अगर 4 वर्ष निकल चुके हैं फिर आपको वो नोटिस नहीं भेज सकते, क्योंकि आपकी 50 लाख से वो कम है लिमिट में, तो वो 4 वर्ष। तो अगर आपकी इनकम कम है, कभी भी किसी भी तरह से सरकार जोड़ने लग जाए फिर भी 50 लाख से कम रहने वाली है, तो आपको 4 वर्ष के ऊपर कभी भी नोटिस नहीं आ सकता। हाँ, ऐसे केसेस हो तो दूसरा जो 11 ईयर्स की जो क्राइटेरिया है, 11 ईयर्स का क्राइटेरिया किसको लागू होता है? जो व्यक्ति जिसने इनकम या एक्सपेंस या एसेट, इनकम, एक्सपेंस या एसेट 50 लाख से ज़्यादा कंसील की हो या बाय मिस्टेक अपने रिटर्न में उसको नहीं लिया गया हो या गलत तरीके से लिया गया हो, उसकी वैल्यू अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो 11 वर्ष तक इनकम टैक्स आपको नोटिस भेज सकता है। इसका मतलब है कि आप बिजनेसमैन हैं, 7 वर्ष तो आपको कहा गया है, पर क्योंकि ये एक असेसमेंट की नोटिस आपको 11 वर्ष तक आ सकती है, आपको बुक्स मेंटेन करने होंगे 11 वर्ष तक। क्या ध्यान में रखना है? आप पूरी इनकम को जोड़कर भी देखें और आपको लगे कि भाई मेरी कभी 50 लाख से बढ़ ही नहीं सकती वैल्यू, तो आपको 4 साल का क्राइटेरिया लगेगा। पर अगर वो 50 लाख से बढ़ गई है या बढ़ सकती है, तब 11 वर्ष 11 ईयर्स, तो आपको मैक्सिमम कितने पीरियड तक बुक्स रखने हैं? 11 वर्ष तक। आगे एग्जाम्पल देखेंगे। और ये जो हम बात कर रहे थे 143, ये किसी को भी आ सकती है, डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन हो या ना हो, वो सबको नोटिस भेज सकता है। इसके लिए ज़्यादा पीरियड नहीं है, महज 1 वर्ष। ऐसा पकड़ लीजिए, आपको नोटिस कब तक आएगी? जब आप रिटर्न फाइल करेंगे उस वर्ष के अंत के बाद 3 महीने तक आपको नोटिस आ सकती है। ये आज का लो है, 2022 की हम बात कर रहे हैं। ये पीरियड भी 2022 से बड़ा है, उसके पहले वो कम था, कम हुआ करता था। हमारे माइंड में 7 या 8 साल का जो पीरियड था वो ठीक था, क्योंकि 7 ईयर्स यहाँ से है। पर ये जो 149 जो सरकार ने लास्ट बजट में उसको चेंज किया है, और तब से ये पीरियड बढ़कर जो जिनकी इनकम ज़्यादा है उनके लिए 11 वर्ष तक को आपको ये पेपर्स रखने हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसे 7 वर्ष कैसे गिनेंगे? जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22 माने 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 वाले वर्ष का जो बुक्स है आपने मेंटेन किए हैं बुक्स, उसको 7 वर्ष जोड़ दें तो आपको 31 मार्च 2029 तक आपको ये बुक्स संभाल कर रखने होंगे। मैंने कहा इस सेक्शन के अंतर्गत का पीरियड है। अगर असेसमेंट की बात आई, जब इन्फॉर्मेशन सरकार को मिली तब, और वो 50 लाख से ज़्यादा की इन्फॉर्मेशन है, तो आपको 11 वर्ष तक हो सकता है। और कैसे होगा? अगर आपकी 50 वर्ष से कम इनकम, 50 लाख से कम इनकम है, तो एग्जाम्पल 21-22 मार्च 21 में ख़त्म होता है, उसको 4 साल जोड़ दीजिए, आपको 31 मार्च 2026 तक ये डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे। और अगर आपकी इनकम या एसेट या एक्सपेंस 50 लाख से ज़्यादा हो, जिसकी इन्फॉर्मेशन सरकार को मिली है कि आपने कुछ ना कुछ कंसील किया है, उस केस में इसी वर्ष को आप 11 वर्ष से जोड़ दीजिए, आपको रखने पड़ेंगे 31 मार्च 2033। ये इनकम टैक्स में मैक्सिमम पीरियड है, आपको बुक्स रखने होंगे मैक्सिमम। उसके बाद आपको सरकार सवाल नहीं कर सकती, आपकी इनकम असेस करने का पीरियड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो मैक्सिमम कितने साल हैं? 11 वर्ष हैं। अगर आपका रिटर्न छोटा है, इनकम बहुत कम है, तो 4 साल आपको डेटा मेंटेन करना पड़ेगा। और ये जो मैंने कहा, ये नोटिस कब आएगी? जब इनकम टैक्स के पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी, अदरवाइज़ ये नोटिस के चांसेस कम है। पर बुक्स मेंटेन करने का दूसरा जो पीरियड है 7 ईयर्स, तो इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं, अपने रिकॉर्ड को संभाल कर रखना है। अब सवाल होगा कि भाई ये जो आप बता रहे हैं कि 2 नोटिस आपको आ सकती है, ये नोटिस आने की वजह क्या हो सकती है? क्या क्या कारण होंगे कि हमें ये नोटिस आने की संभावना हो? तो अगर हम देखें, रीज़न भी 2 टाइप के हैं। एक है आपके कारण आपको नोटिस आ सकती है, पॉसिबल है। और दूसरा
दूसरे कारण हो सकते हैं जिसमें पार्टीज़ जिसके साथ आप व्यवहार करते हैं, जिसके साथ आप ट्रांजैक्शन करते हैं, उसके कारण भी आपको नोटिस आ सकती है। और तीसरा डिपार्टमेंट के कारण। इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं तो 3 कारण निकलते हैं। एक तो आप खुद के कारण नोटिस आ सकती है। दूसरा है जिसके साथ आप व्यवहार करते हैं उसके कारण आपको नोटिस आ सकती है। तीसरा है डिपार्टमेंट की कोई ऐसी प्रोसेस है जिसके कारण भी आपको नोटिस आ सकती है। तो देखते हैं आप की वजह से आपको कब नोटिस आती है। एग्जाम्पल्स हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है कैश ट्रांजेक्शन्स। आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने ज़्यादा कैश बैंक में डिपॉजिट कर दी, सरकार को सवाल वेरीफाई करना है कि इतनी सारी कैश कैसे आ गई, तो वो कैश को वेरीफाई, रोकड़ा आपने जो कोई व्यवहार किया है कैश से तो उसको वेरीफाई करने के लिए पूछ सकती है। आपने जो व्यवहार किया है, ट्रांजैक्शन किए हैं, उसमें डिफरेंस होने के कारण आपको नोटिस आ सकती है। आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया, आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो भी आपको, ये आपके कारण, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, आपको नोटिस आ सकती है। आपने एग्रीकल्चर इनकम बहुत ज़्यादा दिखा दी हो, आपको है कि भाई एग्जेम्प्ट इनकम है, चलो कुछ भी कर देते, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल बनते हैं। आज हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, बट अदरवाइज़ आपने अनाप शनाप बोल देते, अनाप शनाप इनकम आपने एग्रीकल्चर इनकम ऐड कर दी या बता दी एग्जेम्पशन के लिए, आपकी कैपिटल को बढ़ाने के लिए, तो भी संभव है नोटिस आ सकती है। आपने कोई गलती से गलत डिडक्शन ले लिया, गलत एग्जम्पशन, इनकम टैक्स के गलत बेनिफिट ले लिया आपने, तब भी आपको नोटिस आ सकती है। आपने बड़ा कोई इवेंट कर दिया और कहीं डिपार्टमेंट के ऑब्जर्वेशन में आ गया, आपके इवेंट के ज़्यादा एक्सपेंसेस है, तो भी आपको नोटिस आ सकती है। आपने प्रॉपर्टी में कोई डील की है, बड़ी डील की है, तो भी संभव है। आपने ज़्यादा गोल्ड को परचेज सेल कर दिया, आपने और कोई एसेट्स परचेज कर दी, आपको नोटिस आने की संभावना बढ़ जाती है। आपने कोई इनकम को छुपाया है, नहीं बताया है अपने रिटर्न में, या कोई इन्वेस्टमेंट किया है और आपने सरकार को नहीं बताया, आपका कोई गेन है, कोई प्रॉपर्टी बेची है, आपने नहीं बताई, उसके लिए भी आपको नोटिस आ सकती है। आपकी इनकम में वेरिएशन है, कई बार बहुत ज़्यादा इनकम हो जाती है, कई बार इनकम धड़ल्ले से कम हो जाती है। तो इनकम का ये बढ़ना घटना अगर ज़्यादा अप डाउन है तो भी सरकार इसको वेरीफाई करने के लिए आपको बुला सकती है। दूसरा है, आपने इन्वेस्टमेंट अपने फैमिली के नाम से बड़े इन्वेस्टमेंट कर दिए, ऐसे केसेस में भी आपको नोटिस आ सकती है। या फिर कभी आपके यहाँ पर सर्च हो गया, सर्वे हो गया, इनकम टैक्स की पूरी टीम आपके वहाँ पर आ गई और उसके कारण भी आपका असेसमेंट हो सकता है, और 11 साल या 4 साल की क्राइटेरिया के हिसाब से आपको वेरीफाई करना, आपको आपके डेटा को वेरीफाई करने के लिए नोटिस आ सकती है। तो ये था पहला कारण, आपके कारण नोटिस आपको आ सकती है, सबसे पहला कारण। दूसरा रीज़न है पार्टी जिसके साथ आप व्यवहार करते हैं, उनके कारण भी आपको नोटिस आ सकती है। जैसे आपने देखा होगा कई लोग फेक इनवॉइस लेते हैं खर्चे बढ़ाने के लिए, तो ऐसे केसेस में उस पार्टी की वजह से उन्होंने कोई गलती कर दी, आपने कोई फेक इनवॉइस लिया, तो आपको नोटिस आ सकती है। आपने किसी के पास से लोन ले ली है और वो व्यक्ति रिटर्न फाइल ही नहीं करता, क्योंकि आप देखते हैं जब आपका रिटर्न फाइल होता है, अगर ऑडिट का केस है, तो आप उस पार्टी का जिसके पास से आपने लोन ली है उनका पैन नंबर डाला जाता है, और आप जब लोन लेते हैं और सामने वाले व्यक्ति रिटर्न फाइल नहीं करते, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आपको नोटिस इसके कारण भी आ सकती है। किसी व्यक्ति के साथ आपने व्यवहार किया और उन्होंने कह दिया कि भाई ये मैंने नहीं किया है, ये तो गलत है, मैंने ऐसा कोई ट्रांजैक्शन इस एक्स के साथ नहीं किया है, उन्होंने कुछ कन्फेशन कर दिया और उसके आधार पर भी आपको नोटिस आ सकती है। उनके वहाँ पर सर्च हुआ, सर्वे हुआ और कोई डेटा या डॉक्यूमेंट्स आपके रिलेटेड मिल गया, तब भी उसके आधार पर आपको नोटिस आ सकती है। आपने कहीं से प्रॉपर्टी ली, बिल्डर हैं, बिल्डर के पास से सर्वे हुआ और उनके आधार वहाँ पता चला कि आपने कैश या रोकड़ा व्यवहार किया है, उसके बेस पर इनकम टैक्स आपको बुला सकती है। सामने वाली पार्टी ने जो आपने ट्रांजैक्शन किया है गलत, आपका पैन नंबर डाल दिया, किसी और का डालना था, आपका पैन नंबर डाल दिया। अभी डिपार्टमेंट को तो पता ही नहीं है और वो आप वेरीफाई करते हैं, आपके पैन नंबर में इतना बड़ा ट्रांजैक्शन दिखा और आपका रिटर्न दिखा, वहाँ आपने आपका रिटर्न कंपेयर किया कि भाई ऐसा पार्टी ने तो दिखाया ही नहीं। एक्चुअली गलती किसकी थी? सामने वाले की, उन्होंने आपका नंबर डाल दिया बेसिकली, और इसके कारण भी आपको सवाल हो सकते हैं। हाँ ठीक है, फिर आपने अच्छी तरह से रिप्लाई कर दिया, वो कैंसिल हो जाएगा, पर आपको नोटिस तो आ सकती है। या
सामने वाले ने एरर TDS रिटर्न फाइल करने में मिस्टेक कर दी, 50 लाख की जगह 5 करोड़ लिख दिया, फिगर में कोई मिस्टेक हो गई, और आपने जब रिटर्न फाइल किया X अमाउंट के साथ उन्होंने TDS में कुछ गलती दिखा दी, तो मिसमैच होने के कारण, पर ये गलती किसकी थी? सामने वाले की, उसके कारण भी अगेन ऐसे कारणों के बेस पर भी आपको नोटिस आ सकती है। तो ये था सामने वाले, ये मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर ऐसे कारणों की वजह से आपको नोटिस आने की संभावना बन जाती है। और तीसरा कारण है डिपार्टमेंट इटसेल्फ। डिपार्टमेंट कैसे कारण हो सकता है? जैसे डिपार्टमेंट ने अपने पास सॉफ्टवेयर रखा है, जो सॉफ्टवेयर बहुत सारी कंपैरिजन करता है आपके रिटर्न के आधार पर, आपके बहुत सारे पेन में जहाँ ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होते हैं उसके आधार पर, और डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर पॉपअप कर दे आपका ट्रांजैक्शन, आपका पेन नंबर, तो उसके कारण आपको नोटिस आ सकती है। आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट में मिसमैच जब सरकार को दिखती है अपने सॉफ्टवेयर के आधार पर, तो भी आपको डिपार्टमेंट अपने हिसाब से नोटिस भेज सकता है। 26AS में जैसे मैंने बोला कि किसी व्यक्ति ने TDS गलत भर दिया, तो डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिक नोटिस भेज सकता है और आपको वहाँ पर आ सकता है। चौथा एक कारण है, सरकार रैंडम सिलेक्ट करती है केसेस को। इसमें न इनकम का क्राइटेरिया होता है, न कुछ, रैंडमली कभी भी किसी का केस सिलेक्ट और आपका लकी नंबर उसमें आ गया, तो रैंडम सिलेक्शन की वजह से भी आपको नोटिस आ सकता है। और बहुत सारे, आपको पता ही होगा, हमारा पैन कार्ड कई सारे ट्रांजैक्शंस में हमें देना पड़ता है, क्रेडिट कार्ड से लेकर बहुत सारे ट्रांजैक्शन में। और क्योंकि ये सारी एजेंसियाँ, जब जैसे आप प्रॉपर्टी लेते हैं, स्टैम्प ड्यूटी डिपार्टमेंट रिपोर्ट करती है इनकम टैक्स को, आप जब शेयर्स में ट्रांजैक्शन करते हैं वहाँ से इनकम टैक्स को रिपोर्टिंग जाती है, आप कैश के व्यवहार करते हैं, गोल्ड के व्यवहार करते हैं, आपने कार ले ली, जितने भी ऐसे बड़े बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे ट्रांजैक्शन सामने वाली पार्टी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखाने होते हैं। और इतनी वेरियस बहुत सारी रिपोर्टिंग के कारण डिपार्टमेंट अपने हिसाब से देखता है कि हमें कौन से केसेस को देखना चाहिए, और उस सारी रिपोर्टिंग की वजह से भी आपको नोटिस आ सकती है। जब उसको मिसमैच लगे, जब उसको लगे कि भाई आप जो रिटर्न में इनकम दिखा रहे हैं उससे ज़्यादा तो बहुत सारे व्यवहार करते हैं, आप फॉरेन चले जाते हैं और आप बोलते हैं मेरी इनकम 2.5 लाख है, और सरकार को वैसे कई बार ऐसा होता है जब वो बेसिक लिमिट बढ़ाती है सबकी इनकम बढ़ जाती है, क्योंकि टैक्स नहीं भरना है तो बेसिक लिमिट के हिसाब से सब वाइट तो चाहते ही हैं, तो अपनी इनकम को बढ़ाते रहते हैं। सरकार बहुत कुछ जानती है, समझती है, तो उसका जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत सारे ऐसे पॉपअप कर देते हैं ट्रांजैक्शन, और आपको नोटिस आ सकती है। तो हम देख रहे थे कि नोटिस आने के कारण एक है, आप खुद आपका रिटर्न आपने कहीं गलती कर दी या कहीं ऐसे बड़े बड़े व्यवहार कर दिए। हाँ, नोटिस आ गई डजंट मीन कि आपने कुछ छुपाया है, बस आपको एक्सप्लेन करना है। हमारा आज का जब विषय था कि बुक्स मेंटेन कब तक करनी है, देखिए जब तक नोटिस आ सकती है आपको बुक रखने हैं। मैक्सिमम पीरियड हमने देखा 11 वर्ष, अगर आपकी इनकम या एक्सपेंस या इन्वेस्टमेंट 50 लाख से ज़्यादा है, और 4 वर्ष अगर वो कम है तो इस तरह से आपको बुक्स मेंटेन करने हैं, रखने हैं, और डिपार्टमेंट की जब नोटिस आए तब आप उसको समझाने हैं। तो आज हमने समझा बुक्स क्यों रखना है, बिकॉज देयर इज़ नो एंट्री बैरियर्स, एवरीवन फाइल्स देयर रिटर्न ऑन देयर ओन, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वेरीफाई करना है, वो 11 साल तक मैक्सिमम वो कर सकती है। और नोटिस आने के ये सारे हमने जो बेसिक एग्जाम्पल देखे, उसके अलावा बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इन्हीं कारणों से आपको नोटिस आ सकती है, आपका डेटा पूछा जा सकता है। आपने डेटा प्रॉपरली ठीक तरह से मेंटेन किया है तो आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सब रिप्लाई कर सकते हैं, और अपने जो भी नोटिस है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑफिसर को, और आपका असेसमेंट क्लोज हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। हमें आशा है कि आज की वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन से भरपूर लगा होगा। आप अपने स्टाफ को दिखाइए, आप अपनी टीम को दिखाइए, ताकि वो सब भी इससे अवेयर हों और पेपर रखने में वो भी आपको हेल्प कर सकें। कौन से पेपर? डिपार्टमेंट को इनकम कैलकुलेट करने के लिए चाहिए वो सारे डेटा रखने हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।